हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। तो आज हम लोग फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं मेरा, तो हम बता देना चाहते हैं उनके लिए कि नीट का जो क्रैश कोर्स 100 डेज का वो हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हमारा जो पहला चैप्टर है काइनेमैटिक्स, वो उसमें 2 चैप्टर था। ब्रांच है काइनेमैटिक्स, उसमें 2 चैप्टर था, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा प्लेन। तो हम लोगों ने ये दोनों खत्म कर लिया है। अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है डायनामिक्स, ठीक है ना। काइनेमैटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जाकर के देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर डायनामिक्स। उसमें जो चैप्टर हमारा है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक है ना। सवालों को पहले सॉल्व करना है, जैसा कि हमने हर लेक्चर में बताया आप लोगों को कि क्वेश्चंस को आपको बनाना है, फिर लेक्चर को देखना है, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू बने रहेगा इस लेक्चर में। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य पढ़ने का क्या मतलब है। इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद यह है कि हम लोगों को एक्सेलरेशन जो हम लोग समझ के आए हैं पिछले चैप्टर में, वो देखना है अब कि एक्चुअली में एक्सेलरेशन क्या होता है। फील लेना है एक्सेलरेशन का, फोर्स के बारे में जानना है कि फोर्स आया कहां से। ये टर्म जो फोर्स है वो आया कहां से। तो एक्चुअली में वो आया डायनामिक्स का पार्ट। किसका पार्ट है? डायनामिक्स का पार्ट है। और जो चैप्टर है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो, ये आप लोगों ने सुना होगा कि ये न्यूटन के पास जो है एप्पल गिरा और इन्होंने ग्रेविटी का खोज किया। तो बेसिक बात था, देंगे अपना चैप्टर। ये है लॉज ऑफ मोशन का जो एक ग्राफ है, माइंड मैप, कि हम लोगों को पढ़ना क्या सब है। देखो बाबू, हम लोग ज्यादा टाइम तो नहीं लगाएंगे चैप्टर में, क्योंकि मेरे को तो नीट निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन बनाना सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। देख लो, आप देख सकते हो कि लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखेंगे हम लोग, फिर मोमेंटम के बारे में जानेंगे, फोर्स के बारे में जानेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक अलग से चैप्टर हम लोग लाएंगे, सर्कुलर मोशन उसमें जानेंगे। क्लियर है ना। तो इसमें सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट घुसा दिया है। फ्रिक्शन हम लोग अलग चैप्टर लाएंगे, फ्रिक्शन अलग लेक्चर लाएंगे, उसमें हम लोग फ्रिक्शन कवर करेंगे। इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को न्यूटन्स लॉज के बारे में जानना है, उसके बाद मोमेंटम के बारे में जानना है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ के बारे में जानना है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ के बारे में जानना है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ के बारे में जानना है, मतलब न्यूटन के बारे में जानना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज आप लोग माइंड मैप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस माइंड मैप का, कि हम लोगों को क्या सब पढ़ना पड़ेगा, नीट में सिलेबस में क्या सब आ सकता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करेंगे। चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक है ना बउआ, पहला टॉपिक है इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। बहुत बच्चे को पता होगा और बहुत बच्चे को नहीं भी पता होगा कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। आज हम आपको इनर्शिया का फील देंगे। इनर्शिया होता क्या? इनर्शिया कहता है कि हमको छोड़ दो, जिस कंडीशन में है हमको डिस्टर्ब नहीं करो। नहीं पढ़ रहे मत पढ़ने बोलो, अगर पढ़ रहे तो पढ़ने दो। मतलब इनर्शिया कहना यह चाहता है कि हम अपने स्टेट को मेंटेन करेंगे, हम अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देंगे। मतलब न्यूटन का कथन है कि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के ऊपर, तो वो अपना स्टेट चेंज करेगा। क्या करेगा? अपना स्टेट चेंज करेगा। अगर वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, या अगर वो अपने स्टेट में रहना चाह रहा है, इसी को इनर्शिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनर्शिया। तो न्यूटन ने पहला नियम भी यही दिया कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बॉडी अपने स्टेट में है तो वो रहना चाहेगा अनटिल और अनलेस, कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। सर एक्सटर्नल क्या होता है हम बताएंगे आपको, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में भी। क्लियर है ना। तो याद रखो कि इनर्शिया कहता यह है कि अगर ये पेन रुका हुआ है तो रुका रहेगा तब तक जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और अगर ये चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, अगर ये चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, तो चलता रहेगा जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा, जब तक इसको रुकने के लिए नहीं बोला जाएगा। जैसे मान लो साइकिल चला रहे हो तुम, पैडल मार के छोड़ दोगे, चलता रहेगा, लेकिन तुम बोलोगे सर बिना ब्रेक मारे भी एक टाइम ऐसा था जो साइकिल रुक जाता है। बिल्कुल रुक जाता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण वो रुकता है। अगर वो फ्रिक्शन लेस सरफेस रहे, अगर पूरे धरती पे फ्रिक्शन को हटा दिया जाए तो कोई गति में रहेगा, हमेशा वो गति में रहेगा, वो रुकने का नाम नहीं लेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो साइकिल रुक जाता है, वो कंडीशन भी है, वहां पे फ्रिक्शन यूज होता है। तो फ्रिक्शन अपोज करता है, कहता है तुम आगे जा रहे हो, हम तुमको पीछे खींच लेंगे। तो फ्रिक्शन अपोज भी करता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना।
तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं, कॉल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए, तो इनर्शिया के बारे में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार, कि बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए अपने वो स्टेट को चेंज नहीं करेगा, चाहे उसका स्टेट रहे रेस्ट में, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हैं? एक समान चाल होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। जी सर, और एक्सेलरेशन हुआ मतलब फोर्स लगा, एक्सेलरेशन हुआ मतलब फोर्स लगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा मतलब एक्सेलरेशन होगा जीरो, मतलब फोर्स नहीं लगेगा। तो याद रखना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फोर्स होगा जीरो, और वो व्यक्ति, वो बॉडी उसी कंडीशन में रहेगा। ठीक है ना? तो यही इनर्शिया का कथन है, कोई बड़ा चीज नहीं है इनर्शिया, सिंपल चीज है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है। देखिए कैसा, हम इनर्शिया के बारे में देख लिए एक बार। चलिए चलिए इसको इरेज करते। आइए देखिए, इनर्शिया के बारे में कुछ हम जानने की प्रयास करेंगे, इनर्शिया के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे। इनर्शिया, टॉपिक डालो इनर्शिया। इनर्शिया, तो इनर्शिया के कारण कोई बॉडी अपने ही स्टेट में रहना चाहेगा। कोई बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट, रिमेन्स इन इट्स स्टेट। वो स्टेट क्या हो सकता है सर? वो स्टेट या तो रेस्ट हो सकता है, या तो वो मोशन हो सकता है। स्टेट या तो वो रेस्ट में होगा तो रुका ही रहेगा, और या तो वो मोशन में हो सकता है। तो रिमेन्स इन इट्स स्टेट कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तब तक वो अपने स्टेट को रिमेन्स रखना चाहेगा, तब तक वो अपने स्टेट में रहना चाहेगा। क्लियर है ना? एक मिनट। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए वो बॉडी इनर्शिया को फॉलो करेगा, वो बॉडी इनर्शिया को फॉलो करेगा। तो इनर्शिया को तोड़ेगा कौन? फोर्स। कौन तोड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है ना? तो याद रखना, इनर्शिया को फॉलो करता है, और तोड़ने के लिए भी कोई चीज होता है ना जी, रूल बना है तो रूल को तोड़ा भी जाता है। तो याद रखना, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तब तक वो अपने स्टेट में रहना चाहेगा। कब तक? अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस, व्हेन एवर। अनटिल और अनलेस कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अनटिल और अनलेस, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। बात को समझ रहे हो? मेरे बात को समझ रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स लगा मतलब इनर्शिया को अनफॉलो कर देगा। चलिए सर, तो इसके बारे में समझ गए। अब देखो इनर्शिया का टाइप्स भी होता है यार। अगर इनर्शिया है तो इसका टाइप्स भी होगा। अब इनर्शिया के टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का टाइप्स देखते हैं। तो इनर्शिया बाबू तीन प्रकार का होता है, तीन टाइप्स का होता है इनर्शिया ना बाबू। इनर्शिया का तीन गो टाइप्स होता है। पहला टाइप्स होता है इनर्शिया, पहला टाइप्स होता है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला टाइप्स होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। और जो तीसरा टाइप्स है, बहुत बच्चे को नहीं पता है, वो तीसरा जो टाइप्स है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब क्या होता है सर? मान के समझो। तो देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। मान लो तुम बस में बैठे हो, कभी ना कभी बस में बैठे होगे, तो तुम अपने सीट पे बैठे हो, खड़े हो, मान लो खड़े हो या बैठे हो, कुछ भी हो, बस में बैठे, बस अचानक से खुला तो जर्क, उसको जर्क बोलते हैं। जर्क बोलते हैं मतलब सडन फोर्स। जर्क मतलब सडन फोर्स। तो तुमने जर्क लगाया, तुमने जर्क दिया, सडन फोर्स दिया, तो क्या होता है? जब बस अचानक से खुलता है, सडन फोर्स दोगे तो पीछे की तरफ गिरते हैं ना। जब बस अचानक से खुलता है, बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिरते हैं। महसूस किए होगे तुम ना कभी ट्रेन में या बस में, कभी ना कभी महसूस किए होगे जब बस अचानक से खुलेगा। और जब बस अचानक से रुक जाता है, तो रुकता है आगे की तरफ फेंका जाते हैं, रुकता है तो आगे की तरफ, रुकता है तो आगे की तरफ। क्लियर है ना? चलिए सर, ऐसा क्यों होता है? मान लो हम रेस्ट में हैं, हमारा पूरा बॉडी बस में रेस्ट में, अब बस को अचानक फोर्स मिला, सडन, जर्क होना चाहिए, धीरे धीरे नहीं खुलना चाहिए, जर्क, सडन फोर्स। तो बस अचानक से खुला, तो बस
इनर्शिया को तोड़ देगा। जब तक रुका था तब तक इनर्शिया को फॉलो कर रहा था। जो बस को फोर्स दिए इनर्शिया को तोड़ देगा। और वही फोर्स हमारे पैर को सप्लाई, क्योंकि पैर जो था वो बस के कांटेक्ट में था। तो बस को फोर्स मिला, बस आगे भागा, पैर को भी मिल गया उस टाइम में, पैर भी बोला हम भी आगे जा रहे हैं। बॉडी कहा हम तो इनर्शिया को फॉलो करेंगे। उतना जल्दी पूरे बॉडी में फोर्स का सप्लाई हुआ नहीं, बॉडी इनर्शिया को फॉलो किया। ये आगे बढ़ना चाहा, गिरा दिया। समझ लो, ये आगे पैर आगे जैसे बढ़ा, गिर गए, क्योंकि पूरा भार तो हमारा ऊपरे में है। तो यही कारण है हमारा बैकवर्ड गिरने का। तो रेस्ट में हम लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम लोग बैकवर्ड फॉल करते हैं। बैकवर्ड क्या करते हैं? फॉल। अब देखो, अब गौर करो, इनर्शिया ऑफ मोशन, बस चल रहा है, अचानक से ब्रेक मार दिया। चल रहा था उसी कंडीशन में चलता रहता, वो इनर्शिया बोला उसी कंडीशन में चलते रहो। लेकिन जैसे ही फोर्स दिए रुकने के लिए, रुका बस अचानक से रुका। पैर भी बोला हम भी रुकेंगे, हमको भी फोर्स मिला। बॉडी कह रहा है हमको कहां कोई फोर्स दिया, हम तो चलते ही रहेंगे। पैर रुक गया, ये चलता रह गया, भरे मां आगे गिर गए। तो ये फॉरवर्ड, आगे की ओर गिरते हैं। किधर गिरते हैं? फॉरवर्ड गिरते हैं, फॉरवर्ड गिरते हैं। क्लियर है? तो बैकवर्ड कब गिरेंगे? किधर लिख दिए? फॉरवर्ड, इधर लिखना है, इधर नहीं, इधर नहीं, डायरेक्शन में नहीं, इधर। फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड फॉल्स, मतलब आगे की तरफ गिरते हैं। क्लियर ना बउआ? आगे की तरफ गिरते हैं, बस चल रहा है। अचानक से जब रुकेगा, तो अचानक से रुका, फोर्स मिला बस को, और उतनी देर में पैर भी कांटेक्ट है, बस के कांटेक्ट में, तो पैर भी रुक जाएगा। ये कहो बोलेगा हम इनर्शिया को फॉलो करेंगे, हम चलते रहेंगे, हमको फोर्स नहीं मिला है रुकने के लिए, चलता रहेगा, और गिर गया। तो ये था कंडीशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, देखो मान लो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का फील हम देते हैं। कोई गाड़ी पे बैठे हो, किसी गाड़ी पे बैठे हो, देखो मान लो ये मान लो सरक गया है, ये मान लो सरक गया है। अब यहां पे कोई गाड़ी से जा रहा है, 4 चक्का गाड़ी है। अब यहां पे तुम बैठे हुए हो, तो तुम, गाड़ी अगर मोशन में है, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी पे फोर्स लगा है, गाड़ी भाग रहा है, और यहां पे पहुंचने के बाद, यहां पे जब पहुंचा तो क्या हुआ? गाड़ी तो घूम गया, गाड़ी तो इधर घूम गया, गाड़ी पे फोर्स लगा, गाड़ी घूम गया, गाड़ी पे फोर्स लगा, गाड़ी घूम गया, गाड़ी पे फोर्स लगा, गाड़ी घूम गया इधर। लेकिन यहां जो तुम बैठे थे, तुम अभी भी इधर थे, और यहां भी तुम इधर ही रहोगे, तुम्हारे पे इधर ही फोर्स लगेगा, तुम इधर ही लगोगे, फोर्स नहीं लगेगा, मतलब तुम्हारे पे फोर्स लगा ही नहीं है, तो तुम इधर ही रहोगे, तुम इधर ही देखोगे। ये तुम्हारा जो शरीर है वो इस डायरेक्शन में फोर्स तुम्हारे ऊपर लग रहा है, इधर लग रहा था स्टार्टिंग में, सुई, गाड़ी मुड़ गया, गाड़ी घुमा, लेकिन तुम अभी भी इधर फेंका गए, तुम अभी भी इधर ही हो, क्योंकि उतना जल्दी तुमको फोर्स नहीं मिला घूमने का, उतना जल्दी तुमको नहीं मिला फोर्स कि तुम भी घूम जाओ गाड़ी के दिशा में। तो गाड़ी तो घूम जाएगा, लेकिन देखोगे तुम फेंका जाओगे इधर, अभी भी तुम इधर ही देखोगे, यहां भी तुम इधर ही थे, स्टार्टिंग में गाड़ी गया, गाड़ी घूम गया, यहां से गाड़ी गया, गाड़ी घूम गया, लेकिन तुम अभी भी इधर ही हो, तुम इधर ही थे, तुम इधर ही हो, तुमको उतना जल्दी फोर्स नहीं मिला, धीरे धीरे टाइम लगेगा बैलेंस होने में, कंपनसेट होने में। तो याद रखो कि ये था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? हम लोग घूम जाते हैं, जिधर रहते हैं इनर्शिया कहेगा इधर ही तुम रहोगे, तुम चाहे यहां रहो चाहे तुम यहां रहो, यहां भी था ये इधर ही था, इस वजह से वो फेंका गया, घूम गया उधर। तो याद रखना इसको होना चाहिए आगे, इसको आगे जैसे जैसे। तो इनर्शिया तो भाई हर जगह है, इनर्शिया तो पूरे डेली लाइफ में है, इनर्शिया तो हर जगह है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। देखिए इनर्शिया का टाइप्स, तो ये इनर्शिया का टाइप्स है बउआ। पहला क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये इनर्शिया का प्रकार है। तो बच्चों याद रखना, जिंदगी इनर्शिया से नहीं चलता है। कभी कभी मान लो अगर मेरा मन करे नहीं पढ़ने का और हम नहीं ही पढ़ेंगे, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो किक दे, जो फोर्स लगाए। वही काम हम कर रहे हैं। आप लोग इनर्शिया में पड़े हुए थे, यार नहीं करेंगे, छोड़ दो यार, आज मन नहीं कर रहा है। तो ये इनर्शिया को पालोगे ना, तो कभी कभी फायदा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी है यार। फायदा ये है
मान लो हम पढ़ने जा रहे हैं, हर बोलेंगे इनर्शिया को फॉलो करेंगे, हम पढ़ते जाएंगे, हमको कोई सी का बात नहीं सुनना है, उस टाइम में फायदा मिलेगा। लेकिन अगर तुम गलती कर रहे हो, तुम कभी कभी गलत जगह कर रहे हो, हम किसी का नहीं सुनना है, उस वक्त यार तुम नुकसान में जा रहे हो। आदमी ने कहता है कि हमको लोगों का परवाह नहीं है, यार परवाह उसको नहीं होता जब तुम अच्छा काम कर रहे हो। अगर तुम्हारा दिल का है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो करो, परवाह नहीं है लोगों का, करो। लेकिन अगर दिल गवाह ना दे, पूछ लेना एक बार, क्या इससे में फायदा मिलेगा, इससे क्या फायदा मिलेगा, जिंदगी दूर का सोचो, फायदा मिलेगा, तो लोगों का परवाह नहीं करो। लेकिन अगर सोचो यार फायदा नहीं मिल सकता, यार कितना मेहनत करोगे, यार उस फील्ड में गलत जगह जा रहे हैं। अब मान लो तुम्हारा दोस्त है चाय टपरी पे सिगरेट पी रहा है, तुम भी सोचोगे पीना शुरू कर, लोगों का परवाह नहीं करना है, पीते रहेंगे, क्या उससे फायदा होगा? मेरे को बताओ, फायदा होगा क्या? लोग तुमको कह रहा है क्या गलत बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, उस टाइम में तुम इनर्शिया तोड़ दो, उस टाइम में तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। लेकिन अगर मान लो वही चीज पे तुम सेब संतरा खा रहे हो दोस्त के साथ, लोग कह रहे हैं सेब संतरा खा रहा है रे, सेब संतरा खा रहा है रे, खाते रहो, खाते रहो, मत सुनो, क्या वो देगा? उसको क्या पता है सेब संतरा में क्या है? उस टाइम में तुम इनर्शिया को फॉलो करोगे। तो याद रखना, इनर्शिया को कब फॉलो करना है, जिंदगी हमारा है, जीना अपने मन से है, लेकिन यार गलत तरीके से नहीं जीना है। लोगों का सुनना नहीं है, मानते हैं, नहीं सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? लेकिन यार जो अच्छाई हो उसको तो सुनना पड़ेगा ना। अब मेरे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है वो एक टीचर ही बता सकता है, एक टीचर ही सही डायरेक्शन पे ले जा सकता है। तो कृपया करके आप लोग बने रहे मेरे साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक को हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस करने का सीट दिलाएंगे। क्लियर है ना? बस मेहनत करो मेरे साथ, आप लोग दिन रात एक कर दो यार, मेहनत करो। चलिए, तो ये इनर्शिया का टाइप्स था बउआ, इनर्शिया का ये टाइप्स था। क्लियर है ना? इनर्शिया का टाइप्स था, हम लोग समझ गए 3 तरह का इनर्शिया होता है। अब आइए इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो चीज हम बोले, क्या कह रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? क्या कह रहा है बउआ? दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कह रहा है? दिस इज रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी चेंज इट्स स्टेट। मतलब अपने स्टेट को नहीं बदलना चाहता वो, मतलब वो रुका है तो रुका रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। क्लियर है ना? तो रुका है तो रुका रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा, नहीं चलेगा। अब क्या लिखा है एग्जांपल में, जो चीज हम आपको बताए हैं, देखिए व्हेन अ ट्रेन, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट, सडनली स्टार्ट मतलब, सडनली स्टार्ट मतलब जर्क, सडनली स्टार्ट मतलब जर्क। द पैसेंजर जो है सिटिंग इनसाइड टेंस फॉल बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिर जाता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। हम ही ने बोला, अभी बस का एग्जांपल दिया था। तो याद रखना क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लोअर पार्ट को तो फोर्स मिल गया, बॉडी स्टार्ट मूविंग, लोअर पार्ट जैसे ही ट्रेन खुला लोअर पार्ट को भी फोर्स मिल गया क्योंकि वो कांटेक्ट में था, तो वो भी मूव करेगा। लेकिन अपर पार्ट जो है टेंस टू बी रेस्ट, वो रेस्ट में रहना चाहेगा क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो। क्लियर ना बउआ? तो एक बार इसको छाप लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो बढ़िया से, ले लिए। चलिए देखिए, ये चीज आप कभी ना कभी गौर से देखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट है। मान लो ये एक गिलास है, इस गिलास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है, ये कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। अब तुम अचानक से सडन धीरे धीरे लगाओगे तो फिर हो गया, धीरे धीरे नहीं, सडन फोर्स लगा के खींचोगे कार्डबोर्ड को, तो ये सिक्का जो है इसके अंदर गिर जाएगा। देखो गिर गया ना? तो जैसे ही सडनली कार्डबोर्ड को खींचोगे, सिक्का जो है इसी में गिर जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में रहना चाहेगा। किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करेगा। बोलेगा हाय हमको फोर्स मिला, हम नहीं जाएंगे, तो कहेगा खींच लो, सिक्का चला गया इसके अंदर। बात समझे? बतबा बूझ रहे हो? हाँ सर बूझ रहे हैं। तो ये कभी ना कभी आप लोग करके देखिएगा, एक बार कार्डबोर्ड रखिएगा, ठीक है ना, पेपर मत रख देना, नहीं तो डुबा देगा, सिक्कों के साथ पेपरों चला जाएगा अंदर में। तो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करना है तो थोड़ा सा सोच के। इन्हें बोला कि एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं सर, सिक्का भी गिर गया। ऐसे करके कार्डबोर्ड रखोगे, इसको मारोगे ऐसे करके सटाक से, इस कार्डबोर्ड के ऊपर या तो खींचोगे या तो इसको सटाक से मारोगे, ताकि सडन फोर्स मिले, सिक्का जो है इसके अंदर गिर जाएगा, यहां पे सिक्का आ जाएगा। बात को समझ रहे हो? यही है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलिए आगे हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन बता चुके हैं। ये रेसिस्टेंस को बॉडी चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अगर वो रेस्ट में है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर वो चल रहा है, कैसा मोशन होना चाहिए? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब मेरा वर्ड याद रखना। चलिए
तो एग्जांपल है व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, अगर कोई बस सडनली स्टॉप्स हो जाता है, पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? और लोअर पार्ट रुक गया, अपर पार्ट चल रहा है, तो ऐसा इसलिए होता है। क्लियर है ना? तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन था हमारा। देख लो यहां पे देखो, इस फिगर को गौर से देखो। ये पैसेंजर है, खड़ा है, ऐसे करके पकड़ा हुआ, बस चल रहा है, अचानक से रुकेगा, पैसेंजर गिरेगा, पैसेंजर गिरेगा। गिरी हुई चीज को उठाने की आदत नहीं है मेरे को। डायलॉग सुने हो? ठीक है, तो याद रखना बउआ कि ये जो है बेचारा, बेचारा बेचारा बिना चारा का, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना। बिना चारा, खाना पीना, गार्जियन है जो हमको खाना पीना प्रोवाइड करेंगे, तो बेचारा हम नहीं है सर। ये आगे की ओर गिर जाएगा, आगे की ओर गिर जाएगा। चलिए हम लोग समझ गए। चलिए आगे देखिए। आगे हमारा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो अपने डायरेक्शन में ही रहना चाहेगा, जिस गति में चल रहा है उस गति को जाएगा। गाना सुने हो ना? ये गाना है, मेरे को नहीं याद है, लेकिन चलिए, तो कहता है जिस गति को जाएगा उस गति को, मतलब कुछ ऐसा गाना है। चलिए, तो इन अदर वर्ड बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन। उसी स्ट्रेट लाइन में फोर्स लग रहा था, उसी में जाएगा, चाहे तो मुड़ा लो, फिर भी वो उधर ही है, फिर भी वो उधर ही है। चलिए चलिए देखो, यहां पे फिगर में दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, फिगर में अच्छे से दिख रहा है। यहां पे कोई बैठा हुआ पैसेंजर, बस जो है मूव कर गया, लेकिन ई जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में रहेगा। ये क्यों नहीं घूम जाए? हमारा पाथ यही है, इसी पाथ को शुरू से यहां से किया, और यहां से पाथ देख लो, ये पाथ है। अचानक से मुड़ गया तो फिर ये गिरेगा ही ना, मतलब झुक जाएगा इस साइड। इस पे अगले कुर्सी पे पाथ आ गया इसका, देख रहे हो? था ये यहां पे बैठा हुआ, था ये यहां पे बैठा हुआ, तब ना तुम ड्राइवर के साइड गिर जाते हो। आगे में अगर कोई बैठे होगे तो ड्राइवर की तरफ गिर जाते। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि मेरा सीट अब ये हो गया है। ऐसा नहीं है, हमारा सीट यही है, लेकिन ये इनर्शिया का कमाल है। ये इनर्शिया का कमाल है। किसका कमाल है बउआ? ये सब इनर्शिया भाव का कमाल है। इनर्शिया भाव का कमाल है। हमारा सीट था ये, हमको जैसे ही कर्व आया हमको बोल दिया तुम्हारा सीट ये है, कूद जा, हम कूद जाते हैं। क्लियर है ना बउआ? चले ना? बताओगे? आप लोग बायोलॉजी का लेक्चर कंटिन्यू देखते रहोगे यार। हमने रिसेंटली ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर अपलोड किया है, पार्ट 1, जाकर के देखोगे। देखो अब आता है व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? मेरे को बताओ, फोर्स क्या है? ये दम लगा रहा है, दम लगा रहा है, फिर भी नहीं जा रहा है। क्या फोर्स नहीं लगाए? अरे यार लगा रहे हैं, मेरे पास जितना क्षमता उतना तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन नहीं जा रहा था। क्या मेरा गलती है? नहीं, नहीं जा रहा मतलब वर्क नहीं है, नहीं जा रहा मतलब हमने काम नहीं किया है, लेकिन हमने फोर्स लगाया है सर। हम यहां पे धक्का लगा रहे, धक्का लगा रहे, धक्का लगा रहे, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या फोर्स नहीं लगाया? फोर्स तो लगाए हैं, लेकिन हमने काम नहीं किया। कैसे आप बोल रहे हैं हमारा मेहनत बर्बाद हो गया? बर्बाद नहीं हुआ, फिजिक्स तो कह रहा है वर्क नहीं हुआ। चलिए, तो देखो फोर्स का मतलब क्या होता है। बचपन से पढ़ते आए होगे, बचपन से बउआ पढ़ते आए होगे। फोर्स क्या होता है? पुश एंड पुल। बचपन से पढ़ते आए होगे, पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। और अब हम जो बताते हैं समझो। फोर्स वो कारक है जो इनर्शिया को चेंज करता है। फोर्स वो कारक है, फोर्स वो कॉज है, फोर्स वो कॉज है, फोर्स वो कॉज है जो इनर्शिया को हटाता है, इनर्शिया को द इंड कर देता है। फोर्स वो कारक है जो इनर्शिया को द इंड कर देता है, इनर्शिया को द इंड कर देता है। बोला जाओ अब तुम्हारा खेल खत्म। तो फोर्स वो कारक है जो इनर्शिया को द इंड कर देता है, जो खत्म कर देता है। तो याद रखना, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, इज नोन एज फोर्स। बच्चे क्लास में जानते थे, अब हम जान गए इनर्शिया को, अब हम जान गए इनर्शिया को, तो हम बोल सकते हैं। तो देखो ये बेचारा है, बहुत मेहनत कर रहा है, धक्का मार रहा है, दम होगा तो जाएगा, नहीं दम लगा पाएगा तो नहीं जाएगा। तो याद रखोगे ना, फोर्स वो कारक है जो इनर्शिया को खत्म कर देता है। चलिए सर, लेकिन कौन सा फोर्स, ये भी याद रखना। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल वाला। अभी जो हम बोले हैं वो किसके लिए लागू है? अभी जो सी चीज हम बोले कौन सा फोर्स के लिए? एक्सटर्नल के लिए, एक्सटर्नल वाला।
मत बता देना कि इंटरनल वाला। कुछ बच्चा पढ़ा होगा तो बोलेगा आए ऐसे कैसे, मास्टर गलत पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, मास्टर जो पढ़ा है वही पढ़ा रहा है, मास्टर नीट को निकाला है वही पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो मास्टर के साथ अंडर एस्टिमेट नहीं करो। चलिए अब आते हैं, अब इसके बारे में अगर जानते ही हैं तो एक बात जान लो, इस चैप्टर में हम लोग दो तरह का फोर्स देखेंगे। एक कांटेक्ट फोर्स होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कांटेक्ट होता है, एक नॉन कांटेक्ट होता है। एक कांटेक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कांटेक्ट होता है। तो हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में है कांटेक्ट फोर्स के बारे में। किसके बारे में? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कांटेक्ट फोर्स के बारे में। चले आगे, चलिए सर क्यों नहीं चले, चलिए देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब हम लोग आ गए फर्स्ट लॉ के बारे में कि एनएलएम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है इसका फर्स्ट लॉ, इसका फर्स्ट लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ यही कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो चल रहा है तो चलता रहेगा। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स के पहले नियम को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन्स के पहले नियम को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बॉडी चल रहा है चलता रहेगा, रुका है रुका ही रहेगा, अल्टील अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। देखो ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, देखो लिखा हुआ ना यूनिफॉर्म मोशन along स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। दूसरा कहानी, अगर कोई इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, नो नेट फोर्स, देन उसका जो वेलोसिटी है बॉडी का चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कब जीरो होगा? जब सर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। आपने पढ़ाया है, मेरे को याद है, याद है ना, याद है ना बउआ। अगला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताता है क्वालिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स, फोर्स के बारे में बतलाता है। सबसे पहला न्यूटन्स का पहला नियम। दूसरा मैथमेटिकली जो है कह सकते हैं फोर्स बराबर जीरो। क्यों सर? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। क्लियर है? क्लियर है ना बउआ? तो देख लोगे, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, गैलीलियो का, बाय गैलीलियो। बेचारा गैलीलियो ने बताया इनर्शिया के बारे में, न्यूटन ने उस पे अपना नियम दे दिया। यही होता है जिंदगी में, काम करो तुम, नाम लेगा कोई, क्योंकि वो बेटर कर देगा तुमसे, तुमसे अच्छा कर देगा तो दिक्कत होगा। इसलिए कोशिश करो खुद को बेटर बनाने का, दूसरों के पीछे मत भागो, कभी वो काम नहीं देगा, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो। एक टीचर्स है जो जिंदगी भर सपोर्ट देगा, सपोर्टिव होता है, वो तुमको कभी गलत राहों पे जाने के लिए नहीं बोलेगा। अगर बोल रहा है तो वो टीचर नहीं है यार। टीचर अगर है वो तो कभी भी तुमको सही रास्ता दिखाएगा हमेशा। शिक्षक क्यों? पहले शिक्षक को रिस्पेक्ट, गुरु को आदर के साथ देखा जाता था। हम लोग के टाइम पे जब हम लोग क्लास 6-7 में थे, जब हम लोग बहुत जूनियर क्लास में थे, तो हमारे गुरुजी सब साइकिल से आते थे, एकदम आते थे, हम लोग डर लगता था, इतना बड़ा छड़ी लेके आते थे, मारते थे। उस टाइम का गार्जियन कुछ नहीं बोलता था, हम लोग के पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अब गुरुजी का दम है, गुरुजी के पास पावर है कि मार दे, गुरु गुरु रह गया और चेला चीनी। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो याद रखना, अब वो दिन नहीं रहा, अब वो रिस्पेक्ट नहीं होता है। लेकिन कोशिश करो कि अपने गुरु, हम भी अभी अपने गुरु का रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, तब आज इस मुकाम पे हैं। तो आप लोग रिस्पेक्ट करना सीखें। रिस्पेक्ट किसको करा जाए, किसको नहीं करा जाए। नहीं करा जाए ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक को रिस्पेक्ट के नजर से देखोगे यार, जिंदगी में बहुत सफल मिल होगे। नीट निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टफुली जीना ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर है ना? चलिए, तो याद रखोगे ना, न्यूटन्स ने पहला नियम, न्यूटन्स का पहला नियम जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से हम लोग जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से वो प्रख्यात है। क्लियर है? अरे बउआ समझ रहे हो? चलो आओ यहां पे, फर्स्ट लॉ। किसका फर्स्ट लॉ? बाबा न्यूटन का। किसका फर्स्ट लॉ? किसका फर्स्ट लॉ? बाबा न्यूटन का। बाबा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो बाबा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है बउआ? बाबा न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब इनर्शिया क्या कहता है?
लिखोगे बॉडी 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 कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तब तक वो अपने स्टेट में ही रहना चाहेगा। उसका स्टेट क्या हो सकता है सर? दो तरह का स्टेट हो सकता है, या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में तो उसी में रहना चाहेगा। क्यों सर? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है सर? वेलोसिटी होता है कांस्टेंट। क्या होता है? वेलोसिटी होता है कांस्टेंट, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगा जीरो, मतलब एक्सेलरेशन होगा जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब होगा फोर्स जीरो। क्लियर ना? क्लियर है ना बउआ? यही कहना चाहता है न्यूटन बाबा का पहला नियम, न्यूटन बाबा का पहला नियम। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखो सवाल, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, कहीं ना कहीं देख लिए होंगे क्वेश्चन को। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये मास 1 kg, ये 1 kg का मास है, तो हम लोग फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। ये कह रहा है 1 kg का मास है, ये ए पॉइंट पे लटका हुआ है, यहाँ पे बी से है, यहाँ पे सी से है, तीनों पॉइंट है। बी मान सकते हैं, इसको भी बी बोलेंगे, पूरा को बी ही बोला तो ये भी बी हो सकता है, ये भी बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बी है और नीचे सी है। क्लियर है ना? तो क्लियर है ना बउआ रे? अरे बोलो ना यार। ये ए होगा, ये ए पॉइंट ए बिंदु पे बंधा हुआ है, ये इस बिंदु को भी बी बोलोगे, इस बिंदु को भी बी बोलोगे। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। और नीचे वाले बिंदु को सी बोलोगे। तो पहला सवाल क्या रहा है कि इफ सडन जर्क, मतलब अचानक से जर्क दे रहे हैं सी को, तो सी को अचानक से जर्क जब दोगे, जर्क जब खींचोगे सी को, तो क्या होगा? अगर सी पे खींचोगे तो रिप्लाई आएगा सर ऊपर से टूटेगा। अरे बुर्बक कहीं के, ऐसा कैसे? अचानक से जब खींचोगे फोर्स जाएगा नहीं ऊपर, फोर्स जाएगा नहीं ऊपर, फोर्स यहीं रह जाएगा। खींचोगे तो ये वाला टूट जाएगा, ये रस्सी टूट जाएगा, मतलब बीसी वाला जो है टूट जाएगा। बात समझ रहे हो ना? इनर्शिया फॉलो होगा। अचानक से सडन जर्क दे रहे हैं, धीरे धीरे नहीं खींच रहे हैं, धीरे धीरे खींचेंगे तो फिर इनर्शिया को फिर खत्म। अचानक से जब खींचेंगे तो यहीं से टूटेगा, यहां से नहीं, यहां तो रिमेन सेम, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला क्योंकि फोर्स नहीं गया है। चलिए सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब इसी सवाल में मान लो, इसी सवाल में कह दे कि अगर हम लोग फोर्स को धीरे 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 लगा रहे हैं तो बउआ यहां से टूट जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा। धीरे धीरे लगाएंगे तो यहां से ब्रेक हो जाएगा। देखिए ऐसा सवाल है, अगला ही सवाल है ऐसा। देखो सेम सवाल कह रहा है इन अबव क्वेश्चन, अब कह रहा है स्टिंग सी को स्टेज स्लोली, धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना। अब देखो तो कह रहा है कहां से टूटेगा? बीसी से नहीं, ए बी से टूट जाएगा, ए बी से टूट जाएगा, ए बी से टूट जाएगा। क्लियर है ना बउआ? कहां से टूटेगा? ए बी से टूटेगा। समझ आ रहा ना यार? हाँ समझते रहो, समझ के पढ़ोगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन, बताओ आंसर, आंसर दो। क्या रहा है? पार्टिकल मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। अरे वाह, कांस्टेंट स्पीड है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब फोर्स जीरो है। वाह। तो कह रहा फोर्स क्यों नहीं चाहिए? अरे फोर्स क्यों नहीं चाहिए? अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, फोर्स क्यों नहीं चाहिए? रुकने के लिए, चलने के लिए, चल तो रहा ही है वो चल तो रहा ही है कांस्टेंट स्पीड से। फोर्स दे दोगे तो रुक ना जाएगा, या फोर्स दे दोगे तो और स्पीड बढ़ जाएगा ना। फोर्स क्यों नहीं चाहिए? फोर्स नहीं चाहिए उसी स्पीड में चलने के लिए, उसी गति में चलने के लिए। इंक्रीज करने के लिए फोर्स चाहिए, डिक्रीज मोमेंटम का तो चर्चा ही मत लो, यहां पे तो कोई चर्चा ही नहीं है। डायरेक्शन बदलने के लिए भी फोर्स चाहिए, घुमाएंगे तो फोर्स देना होगा। उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। उसी स्पीड से चलने के लिए, देख रहे हो कहां का क्वेश्चन है? एएफएमसी 2001 का क्वेश्चन है, मजाक में मत लेना, याद रखना, बहुत बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। देखना इसी के इनर्शिया के एप्लीकेशन पे नीट में सवाल आया हुआ है, हम दिखाएंगे, नीट में सवाल पूछा हुआ है। आपको लगता होगा कि ये कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नहीं है ये, टोपा है, टोपा। अब देखो कह रहा है मैन गेटिंग डाउन, मैन आदमी जो है गिर रहा है, रनिंग बस, चलते हुए बस से।
आगे की तरफ। तो चलते हुए बस से तो अचानक से रुकेगा तो आगे ही गिरेंगे, तो क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ना बाबा ना, चलता हुआ बस है। इनर्शिया ऑफ मोशन जी बाबा जी 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 जी, कहां का है? केरला पीईटी बात। और कादे नहीं है इसको क्वेश्चन पूछने का, ये सब पूछेगा मेरे बच्चे से, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, फाड़ देंगे, चीर देंगे एक एक क्वेश्चन को। दिखाते हैं तुमको ऐसा ऐसा क्वेश्चन, पूरा का पूरा एनएलएम हम आपको चुटकी में करवा देंगे। चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन अ बस सडनली टेक्स टर्न, अचानक से घुमा, पढ़ना ही नहीं है इसके बाद पढ़ना ही नहीं है। एएफएमसी में पूछा गया। चलो सर ऐसा क्यों? डायरेक्शन ना, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, मतलब पढ़ना है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। क्या टॉपिक है? कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। चलो इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। कॉमन फोर्सेस मतलब इस मैकेनिक्स चैप्टर में, ये जो डायनामिक्स है, मैकेनिक्स में कौन सा चैप्टर है ये? डायनामिक्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स के अंदर? ये कौन सा चीज है? डायनामिक्स। डायनामिक्स में भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? एनएलएम। क्या है? एनएलएम, गति। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? गति, काउज। अब देखो इसमें हम लोगों को कॉमन फोर्स के बारे में जानना है। क्या जानना है? इसके बारे में हमको क्या क्या फोर्स। देखो सबसे पहले इसमें जो सबसे पहला फोर्स होगा वो होगा वेट फोर्स। क्या होगा? वेट फोर्स। उसी को बोलते हैं W बराबर mg, यही होता है वेट फोर्स। दूसरा होता है नॉर्मल फोर्स। क्या होता है? दूसरा होता है हमारा नॉर्मल फोर्स, वही जिसको n बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है टेंशन फोर्स। क्या होता है? जहां रस्सी वहीं टेंशन। दूसरा हमारा टेंशन फोर्स, जहां रस्सी वहीं टेंशन। और चौथा हमारा स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है ना? लास्ट हमारा फ्रिक्शन फोर्स, तो उसको हम लोग एक अलग से वीडियो में शूट करेंगे। क्लियर है ना? तो ये सबको जानना है, ये सबको पढ़ना है, तो पढ़ के रहेंगे, पढ़ के रहेंगे। चलिए सर जान गए तो देख लो। नॉर्म में वेट फोर्स mg को बोलते हैं। वेट फोर्स किसको बोलते हैं? mg को बोलते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। चलिए आ जाइए, आ जाइए व्हाइट बोर्ड। चलिए सर अब देखो सबसे पहला जो फोर्स हम पढ़ेंगे वो है हमारा वेट फोर्स। देखो हमारे वेट के अकॉर्डिंग लगेगा ये फोर्स। ये फोर्स वेरी करेगा हमारे वेट के अकॉर्डिंग। मान लो ये है नन्हा सा बच्चा, बाबू बउआ, ये बउआ है, इसका हाथ पैर भी है, इसका हाथ पैर भी है। अब कह रहा है, बोलो क्या बोलना है बोलो। तो कह रहा है कि हमारा इसका मास कह रहा है 10 किलो। अरे भाई 10 ही किलो है, 10 किलो है, हाँ है। तो कह रहा है कि हमारे ऊपर वेट कितना लगेगा, हमको वेट फोर्स कितना लगेगा। तो सर वेट फोर्स W बराबर होता है mg। तो मेरा मास ना 10 किलो है, इसको g से गुना कर दो। तो याद रखना g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का मान अगर नहीं दिया हो तो 9.8 होता है, लेकिन लगभग नहीं, होता ही 9.8 है, होता ही 9.8 है। चलिए जी का मान किताबों में दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग सवाल को इजी बनाने के लिए जी को लगभग हम लोग 10 ले लेते हैं। तो कितना होगा? 10 गुने 10, मतलब हमारा मास हो गया 10 न्यूटन। हमारा वेट हो गया। वेट फोर्स क्या होता है? इसका जो यूनिट होगा, फोर्स है ना, तो यूनिट क्या होगा बउआ? न्यूटन होगा। न्यूटन होगा, न्यूटन मतलब एन, न्यूटन। एक चीज लिखना, न्यूटन को स्मॉल एन से लिखेंगे, थोड़ा सा इज्जत देंगे, बेइज्जती नहीं करेंगे, स्मॉल एन से लिखेंगे। और सिंबल होता है कैपिटल एन। क्लियर है ना? अरे बोलो ना, क्लियर है ना? हाँ सर, मास को जी से गुना करेंगे तो वेट फोर्स होता है, मास को जी से गुना करेंगे तो वेट फोर्स होता है। अच्छा सर, तो धरती वेट फोर्स लगाया है। अगर मान लो ई बचवा अपने माथा पे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अरे फिर देखो, फिर बदमाशी कर रहा है। बदमाशी नहीं करने का, इज्जत देने का, बदमाशी नहीं करने का। अगर मान लो ये बच्चा अपने माथ पे वजन ढो रहा है। कितना किलो का है? तो 10 किलो का, तो 5 किलो का वजन ढो रहा है। तो अपने हाथ से, अपने शुभ हाथों से इस वजन को पकड़ा है। चलिए
ये, अरे हाथ ऐसे हटो, हाथ हाथ हटो। अब देखो अपने शुभ हाथों से इस वजन को पकड़ा है, बाप रे बाप गलत काम कर रहा है। अपने शुभ हाथों से इसको पकड़ा है। अच्छा सर अब बताइए वेट फोर्स कितना होगा, अब कितना होगा? तो वेट फोर्स सिंपल होता है। वेट फोर्स क्या होता है? वेट फोर्स होता है m इंटू जी। अब कितना मास होगा? अब इस पृथ्वी पे कितना वजन रखा हुआ है? तो ये है 10 किलो का अपने, अब 5 किलो का है, तो टोटल मास हो गया 15 जी हो गया। मतलब वेट फोर्स हो जाएगा 15 गुने 10, मतलब हो जाएगा 150 न्यूटन। अरे वाह 150 न्यूटन। हाँ सर अब वेट फोर्स बदल गया, तो ये मास पे डिपेंड करता है। मास बदला वेट फोर्स बदला। धरती पे डिपेंड करता है, धरती पे जो है जो ऊपर से खींचेगा किसी को, तो जो वेट फोर्स इस पे लगेगा, अब इस मास भी जुड़ जाएगा, और मास होगा और जुड़ जाएगा, और मास होगा और जुड़ जाएगा। अब बोलेगा सर इस पे कितना वेट फोर्स लग रहा है? आई इस पे कितना लगेगा? तो इसका मास होगा। इस पे कितना लग रहा है? इस पे तो अपना इसका 10 किलो है, ऊपर वाले का मास है 5 किलो, दोनों को जोड़ के जी से गुना कर दो। क्लियर है ना? तो ये वेट फोर्स हमारा है। क्लियर है ना बउआ? अब हम अगला आते हैं। अब हमारा जो अगला है, अगला जो है वो है नॉर्मल फोर्स। क्या है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है सर? नॉर्मल फोर्स क्या होता है सर? मेरे को समझना है यार। अरे समझा रहे हैं यार, रुको ना यार। नॉर्मल क्या होता है? मान लो चिपकाने में, अगर मान लो इस पेन को पकड़े हुए हैं, इसको पकड़े हुए हैं, यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है सर? रेस्ट में है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। अरे बुर्बक, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, इंटरनल तो लग रहा है। इसी को बोला जाता है नॉर्मल। दो बॉडी के बीच कांटेक्ट है, दो बॉडी के बीच कांटेक्ट है, इसको बोला जाता है नॉर्मल। तो मतलब ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या होता है नॉर्मल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये चिपकाने में मदद होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडी, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच कांटेक्ट होता है, वो होता है जैसे कि मेरे को समझना है, बताइए। मान लो ये मेरा धरती है, ये मेरा ग्राउंड है, यहां पे 10 किलो का मान लो। अब तुमसे पूछ रहा है कि इस 10 किलो पे कोई फोर्स लग रहा है, तुम बोलोगे हिल नहीं रहा है, इनर्शिया को फॉलो कर रहा है, फोर्स नहीं है। अरे एक्सटर्नल नहीं है, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स का बातें नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो बातें नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है। तो यहां पे बात होगा इंटरनल का। तो क्या होगा सर? इस पे धरती की तरफ लगेगा वेट फोर्स, खिंचाएगा, W बराबर mg। m कितना है? 10, g कितना होता है? 10, हो जाएगा 100 न्यूटन। तो वेट फोर्स धरती की तरफ लगा, लेकिन इस पे कितना लगा है? इस पे कितना लगा? तो इस पे ये सरफेस लगाएगा ऊपर की तरफ, यही होता है नॉर्मल। अरे वाह, मतलब ये फोर्स लगा इसको उठना चाहिए नहीं, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब नॉर्मल बराबर हो जाएगा वेट के। ऊपर नॉर्मल लग रहा है इस बॉडी पे, क्लियर है ना? क्लियर है ना हुआ? और वेट फोर्स लग रहा है इस ग्राउंड पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे। तो ये वेट फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे कि जो नॉर्मल है ये इस पे लग रहा है ना, और इसको खींच रहा है सरफेस पे नहीं लग रहा वेट फोर्स, इस बॉडी पे ही लग रहा है, इस बॉडी पे ही लग रहा है। ये वेट फोर्स इस बॉडी पे ही लग रहा है। नॉर्मल इस सरफेस उसको ऊपर दे रहा है और खींच रहा है इस बॉडी पे ही लग रहा है वेट फोर्स। तो किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। मतलब सर नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा 100 न्यूटन। तो ऊपर भी 100, नीचे भी 100, कहां जाएगा बॉडी? इक्विलिब्रियम में। कहां होगा? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम उसी को बोलते हैं, इक्विलिब्रियम उसी कंडीशन को बोलते हैं जहां पे नेट फोर्स 0 होता है, जहां पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है, वैसे कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बउआ? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना यार? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? मेरे को बताओ ना यार, समझ में आ रहा है ना? उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। चलिए आगे। तो हम लोग नॉर्मल समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि मान लो ये सरफेस है, मान लो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी है 10 किलो का, इसके ऊपर एक और बॉडी है 5 किलो का। केक दिख रहा है? अरे नहीं, केक नहीं दिख रहा है। चलो अब देखो, तो सबसे पहले ये जो है इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल ऊपर। अच्छा सर, तो ये पे भी लगेगा नीचे वेट फोर्स, किसके बराबर? mg के बराबर। क्लियर है? क्या इस 5 किलो पे
5 किलो पे नॉर्मल ये लगा सकता है? नहीं। 5 किलो किसके कांटेक्ट में? इसके कांटेक्ट में। ये इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल, तो ये लगाया नॉर्मल एन, इसको लिख दो एन डैश। क्या लिख दो? इसको लिख दो एन डैश। क्लियर ना? तो इस ये जो सरफेस 10 किलो पे लगाया है नॉर्मल एन, और 5 किलो पे ये नहीं लगा सकता क्योंकि इसके कांटेक्ट में, इस सरफेस के कांटेक्ट में, तो 10 किलो वाला लगाएगा इस पे एन डैश। ठीक है सर। एक बात बताइए सर, इस पे जो वेट फोर्स लगेगा कितना होगा? तो सर दोनों का मास वजन है ना, ढोया हुआ है, नीचे वाला ऊपरों का ढोया हुआ है, इसका मास हो जाएगा 15 जी, मतलब 150 न्यूटन। नीचे वाले का वेट फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ऊपर वाले का कितना होगा? तो ऊपर वाले का सर वेट फोर्स कितना होगा? अरे मेरे को बताइए ना सर, ऊपर वाले का W कितना होगा? mg। तो ऊपर वाले का m कितना है? क्योंकि नीचे वाले का m नहीं ना जोड़ना है, ऊपर वाले का वजन सिर्फ अपना ही भार संभाले तो काफी है। तो कितना हो जाएगा? m 5 है, 5g मतलब 50। ऊपर वाले का वेट 50, नीचे वाले का वेट 150। अच्छा सर, अब हम समझ गए आपका बात, अब हम समझ गए आपका बात, ऐसे। अच्छा कोई बात नहीं, अब हम लोग देखते हैं। तो क्लियर है ना बउआ? एक बात बताओ, ये जो नॉर्मल एन डैश लगा, ये तो इसके ऊपर लगा ये सरफेस, लेकिन ये जो बीच वाला है, ये जो नीचे वाला है, इस पे ग्राउंड नॉर्मल ऊपर लगाया, ऊपर वाला भी तो नॉर्मल नीचे लगाएगा एन डैश। एक सरफेस, यही सरफेस तो यही है, ये इसको ऊपर लगाया एन डैश, तो ये सरफेस इसको भी नीचे लगाएगा एन डैश। हाँ, सरफेस पे डिपेंड होता है, सरफेस 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 पे डिपेंड करता है। कौन सा? सरफेस पे डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। क्लियर है ना? तो नीचे वाला सरफेस से सिर्फ यही कांटेक्ट में, तो इसको लगेगा नॉर्मल, लेकिन ऊपर वाला जो सरफेस है, इसका जो छतरी है, ये इसको भी ऊपर लगाएगा, लेकिन इसके नीचे है तो नीचे भी लगाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो यही होता है सरफेस फेनोमेना है ये। टच कांटेक्ट कितने के बीच है? जितना कांटेक्ट उतना नॉर्मल। क्लियर ना? जितना कांटेक्ट उतना नॉर्मल, जितना कांटेक्ट उतना नॉर्मल। याद रख लोगे, जितना कांटेक्ट उतना नॉर्मल, जितना कांटेक्ट उतना दोस्त। अरे वाह, जितना कांटेक्ट उतना दोस्त, उतना बिगड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? दोस्त अच्छे भी होते हैं, दोस्त बुरे भी होते हैं, सब कुछ का दो पहलू है। अच्छा है तो बुरा है, सही है तो गलत है, रूल बना है तो रूल तोड़ना है। चलिए, तो ये समझ गए ना आप लोग? ये समझ में आ गया ना? आ गया ना? बताइएगा आ गया कि नहीं आ गया? चलिए सर, अब हम लोग आते हैं, अगला हमारा जो है वो है हमारा टेंशन फोर्स। क्या है? हाँ, इसको समझ ले तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। इसको समझ ले तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक ही बार करेंगे, समझेंगे भी, और लास्ट वहीं पे खत्म करेंगे, स्प्रिंग पे ही। देखो, टेंशन फोर्स क्या होता है? हमेशा बॉडी से अबे फ्रॉम दी बॉडी, अबे फ्रॉम दी बॉडी। आ रहा है भाग जाओ, आ रहा है भाग जाओ, हमेशा दूर भागेगा, बॉडी से अबे होगा, बॉडी से अबे होगा, बोलेगा हमको छूना मत, हमेशा बॉडी से अबे होगा। दूसरी बात, ये जैसे रस्सी हो गया, जैसे कि रॉड हो गया, जैसे कि रिंग हो गया, ये सब में तो हम लोग रस्सी, एक हम लोग रोप को लेते हैं, रोप मतलब रस्सी, तो हम लोग रस्सी को समझते हैं। ठीक है ना? रस्सी जैसा कुछ भी हो, तो जितना यहां लिख सकते हैं, जितना रस्सी उतना टेंशन। टेंशन हुआ रे, टेंशन तो रस्सी है, टेंशन होगा, फंसी लगा लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। हमारे बच्चे को यही कहना चाहेंगे कि बाबू सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है यार, जिंदगी में बहुत कुछ है यार, एग्जाम नहीं निकला तो क्या हो गया, कुछ अच्छा करेंगे ना यार, मेहनत किए हैं तो अच्छा करेंगे। जो मेहनत नहीं करता है उसको टेंशन होना चाहिए, हम लोग तो मेहनत करते हैं ना यार। सुसाइड वही करता है जो मेहनत करता है, लिख लेना। सुसाइड वही बच्चा करता है जो मेहनत करता है, बच्चा ईमानदारी से जो मेहनत करता है, जो परिणाम नहीं मिलता उस बच्चे को, उसी के दिमाग में ख्याल आता है यार क्या होगा, उतना सोचना ही नहीं है, कुछ अच्छा करेंगे यार, जिंदगी मिला है, डॉक्टर बनेंगे तो भी अच्छा करेंगे, नहीं बनेंगे तो भी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा तो एक डॉक्टर ही जो है सबसे अच्छा पुरुष बना है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, बस सोच होना चाहिए क्या करना है।
तो जितना रस्सी उतना टेंशन, जितना रस्सी उतना टेंशन। अच्छा सर समझ गए, इसको मिटा दे, बिल्कुल मिटा दीजिए। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ कुछ फ्लोर है, इस फ्लोर पे मान लेते हैं कुछ लटका हुआ है, पंखा उंखा कुछ भी लटका है मास का। तो यहाँ पे इस रस्सी पे तो नॉर्मल लगेगा नहीं क्योंकि कांटेक्ट तो है नहीं, रस्सी दिख रहा है, टेंशन लगा दो बॉडी से दूर, बॉडी से दूर। रस्सी दिख रहा है, टेंशन लगा दो बॉडी से दूर। अच्छा सर यही है। हाँ हाँ, इसके बीच अगर मान लो ग्राउंड भी होता, ग्राउंड से चिपका होता तो इसके ऊपर नॉर्मल भी लगाता, एन सरफेस होना चाहिए कांटेक्ट का। यहाँ पे सिर्फ रस्सी से टंगा हुआ है तो रस्सी पे क्या लगेगा, टेंशन। क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। क्लियर है ना? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो जैसे कि मान लो ये तो एक चीज तुम देखे हो, मान लो इस ग्राउंड पे एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, एक मास m1 है और दूजा m2। ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है, ये एक रस्सी से। तो अब यहाँ पे जो टेंशन लगेगा, यहाँ पे जो टेंशन लगेगा, रस्सी तो एक, टेंशन भी होगा एक, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग। जैसे मान लो ये इधर खींचेगा, इस पे टेंशन इधर लगेगा, बॉडी से दूर, इससे भी दूर टेंशन इधर लगेगा तो टेंशन एक ही, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, टेंशन का डायरेक्शन अलग अलग है। अब इसके बाद ये ग्राउंड से भी चिपका हुआ है, सरफेस से भी चिपका हुआ है, तो सरफेस भी इस पे लगाएगा नॉर्मल एन, इस पे भी लगाएगा नॉर्मल एन। ये मत कर देना इसको n1 और इसको n2, इसको n1 इसको n2। सरफेस वही है, बहुत बच्चा यही गड़बड़ी करता है, यही नहीं समझता, n1 n2 कर देता है। सरफेस वही है यार, वही ग्राउंड लगा रहा है, इस पे लगेगा n1, इस पे लगेगा n2। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए तो हम लोग समझ गए ये चीज हम लोग समझ गए। अब देखो ये टेंशन इधर लगा, इसका टेंशन इधर लगा, तो बॉडी से हमेशा दूर लगता है। रस्सी एक, टेंशन भी एक, डायरेक्शन बस दोनों का अलग अलग है। हमको पकड़ के खींच रहे हैं तो टेंशन मेरे वाला उधर जाएगा, उसका वाला टेंशन इधर आएगा। क्लियर है ना? याद रखोगे ना, जितना रस्सी उतना टेंशन? जी हाँ सर याद रख लेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, ऐसा नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, हम दिखाएंगे ये m1 है, ये m2 है। तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा तो रस्सी अलग अलग है, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे मान लेते T1 टेंशन है, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा T2। क्लियर है ना? अब T1 है, ये ऊपर लगा, ऊपर वाला भी नीचे लगाएगा, ये भी T1। रस्सी वही है, टेंशन वही है, डायरेक्शन बस उल्टा है, डायरेक्शन बस उल्टा है। ये टेंशन रस्सी है तो ऊपर लगेगा इसका T1, इसका T1 नीचे लगेगा, इससे दूर जाएगा, तो इसका वाला उधर जाएगा, उसका वाला नीचे आएगा। तो ये टेंशन का कमाल है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो लगेगा अरे वाह ऐसा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन आया, अरे वाह पहला ही क्वेश्चन झटका लगा दिया। चलिए इसको हम समझते हैं। पहले तो हम कुछ जानते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन। इक्विलिब्रियम में करना क्या है बउआ, सभी डायरेक्शन का फोर्स को जीरो करके देना है। क्या करना है? इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। चाहे वो फोर्स एक्स का हो ये भी जीरो, चाहे वो फोर्स वाई का हो उसको भी जीरो कर देना, बराबर कर देना, चाहे वो फोर्स जेड का हो, सभी डायरेक्शन का फोर्स को जीरो करना है, सभी डायरेक्शन के फोर्स को जीरो करना है। जैसे कि मान लो एक सवाल है, यहां पे मान लो 100 kg का है कोई बक्सा, इसके ऊपर मान लो 50 kg का रखा हुआ है। तो तुमसे पूछ रहा है ये मान लो सरफेस है, यहां पे पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल, क्या पूछ रहा है, फाइंड नॉर्मल फोर्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन 50 kg एंड 100 kg, बिटवीन 50 kg एंड 100 kg। पहला सवाल है। दूसरा सवाल है बिटवीन 100 kg एंड ग्राउंड। तो दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले करना क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इक्विलिब्रियम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट चलो तुम देख लो एक बात। सबसे पहले ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो हम लोग तुमको एक एफबीडी सिखाते। क्या सिखाते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए? एफबीडी।
इसका जुगाड़ मेथड बताएंगे, पहले हम लोग स्टेप सीखते हैं। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है सर? फ्री बॉडी डायग्राम कहता है कि जो भी मासेस है उसको पॉइंट मास मान लो। क्या मान लो? पॉइंट मास मान लो। फ्री बॉडी डायग्राम कहता है जितना भी बॉडी है उसको पॉइंट मास मान लो। दूसरा कहानी, उस पे जो भी फोर्स दिया है सबको दिखाओ। shows all the forces acting on them। दूसरा कहानी, जितना भी फोर्स उस पे लिखा हुआ है, लग रहा है, इंटरनल ही लगेगा या एक्सटर्नल लगेगा, जो भी लगेगा उसको दिखाओ। तीसरा कहानी, राइट इक्वेशन, राइट द इक्वेशन। तीसरा कहानी, इक्वेशन को नोट करो। क्या नोट करो? इक्वेशन को नोट करो। चलिए देखते हैं, तो पिछले सवाल को देखते हैं। पिछला सवाल क्या को है? सवाल क्या है? 100 केजी और 50 केजी दो को बॉडी है, इसको पॉइंट मास मान लो। काहे ला जाता है जी? पॉइंट मास मान लो, तो दोनों को पॉइंट मास मान लीजिए। हमारा 100 केजी है, पॉइंट मास मान लो, तो ये हमारा क्या है? 100 केजी। ये हमारा क्या है? 50 केजी। अब चेक करो दूसरा, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो 100 केजी पे ये जो सरफेस है ग्राउंड वाला, ये इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा। हम लोग छोटा सा बना देते हैं, 100 केजी पे नॉर्मल लगाएगा। चलो हम पीछे ही दिखाते हैं, हम लोग पहले बोलते हैं पहले। तो 100 केजी पे नॉर्मल लगेगा। चलो इसको हम N1 लिख लें। इस पे नॉर्मल लगेगा ऊपर, इसको हम N1 लिख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे। और 100 केजी को पकड़े। अभी अब क्या लगेगा सर? अब क्या लगेगा? अब 100 केजी नीचे क्या लगेगा? वेट फोर्स, मतलब mg। नीचे क्या लगेगा? वेट फोर्स। तो दोनों मास जुड़ जाएगा, m1 प्लस m2g। नीचे वाले के लिए तो ऊपर वाला भी जुड़ता है। चलिए सर, और क्या है? और ऊपर वाला सरफेस, ये जो सरफेस है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इसको भी नीचे नॉर्मल लगाएगा। अच्छा सर, चलिए, तो नीचे भी एक नॉर्मल लगेगा, तो नीचे भी एक नॉर्मल लगेगा, इसको मान लेते n2। और यही n2 इसके ऊपर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो ना, यही n2 इसके नीचे लगा है, इसके ऊपर लगेगा n2। और इसके नीचे क्या लगेगा? mg, मतलब वेट फोर्स। क्या लगेगा? वेट फोर्स। तो इसके नीचे क्या लगेगा? इसके नीचे क्या लगेगा? ये 50 केजी तो लिख लो। इसके नीचे क्या लगेगा? वेट फोर्स। क्या हो जाएगा? m, कौन ऊपर वाला मास था? m2g। अब इक्विलिब्रियम अगर है, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम बोले हैं, इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर। इक्विलिब्रियम है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर। चलो कर दो। इक्विलिब्रियम है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर। इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर। कर दो, चलो कर दो। ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के टिक टिकी कितना। चलो गाना नहीं सुनना है। अब कर दो बराबर, तो बराबर कर दोगे तो यहां हो जाएगा, पेन को थोड़ा सा छोटा करो। ठीक है सर, कर दिए। बराबर कर दोगे तो यहां हो जाएगा n2 बराबर, नीचे क्या है? w, मतलब n2 बराबर w क्या? m2g। m2 कितना है इसका? 50, g का मान 10, तो n2 बराबर हो जाएगा 500 न्यूटन। अरे वाह। अब इधर कर, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, ऊपर वाला n1 बराबर नीचे वाला क्या है? w प्लस n2। तो w इसका कितना है? m1 प्लस m2g। दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है। और प्लस n2। अब करो n1 बराबर, m1 कितना है? इसका है 100 प्लस 50। दिख रहा है ना यार? चलो दिख रहा है थोड़ा सा। चलो देखो, 100 प्लस 50 और जी का 10, और जो n2 निकल के आया है 500, ये भी इसमें जुड़ेगा। तो n1 हो जाएगा 100 और 50 150 और 10, 100 और 50 150, ये हो जाएगा 1500 प्लस 500
तो N2 का मान आएगा 2000। कितना आएगा? N2 का मान कितना आएगा? 2000। तो ये याद रखना, N1 और N2 निकाल लिए, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर करके। तो ये समझ गए हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फोर्स। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला जो हमारा फोर्स है वो है हमारा, अगला जो हमारा फोर्स है वो हमारा टेंशन फोर्स। क्या है? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है सर? टेंशन फोर्स हम आपको बता दिए, जहां रस्सी वहां टेंशन, बताया ना। अब टेंशन फोर्स का एप्लीकेशन देखो कैसे सॉल्व होगा। इस तरह का क्वेश्चन हो तो नॉर्मल का तरीका था। अब मान लो कि यहां पे एक बक्सा टंगा हुआ है और यहां पे नीचे है, मान लो ये 50 किलो का है और ये 10 किलो का है। तो ये अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम है इसको एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहला काम है एफबीडी बनाने का। क्या काम है? एफबीडी बनाने का। अब इसको एफबीडी बनाओ तो कैसे बनाओगे? तो इसको पॉइंट मास मान लो, ये 50 किलो का है और ये 10 किलो का है। पॉइंट मास मान लिए। अब फोर्स दिखा दो, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो इसके ऊपर इधर टेंशन T1 मान लेते हैं और इसको टेंशन T2 मान लेते हैं। तो इसके ऊपर टेंशन T1 लगेगा तो यही रस्सी से कनेक्टेड है, इसके नीचे भी लगेगा T1। चलो तो 50 किलो के ऊपर क्या लग रहा है सर? T1। 50 किलो के ऊपर T1 और नीचे क्या लगेगा? तो नीचे इसका 50G लगेगा, मतलब mg। नीचे क्या लगेगा? 50G, मतलब वेट फोर्स होगा ना mg, ये मास है और g से गुना। अब 10 किलो पे देखो ऊपर कितना है? ऊपर है T2। नीचे कितना है? T1। नीचे तो T1 भी है। अब प्लस में इसका वेट फोर्स लगेगा 10 है मास गुने g, 10G, तो प्लस 10G। G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या लिखना है सर? अब इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अरे बोलो ना यार, अब इक्वेशन लिखना पड़ेगा। लिख दो, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, लिख दो। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, T1 जो है वो हो जाएगा 50G के बराबर, मतलब ये आ जाएगा 500 न्यूटन। क्लियर है? ये आ जाएगा 500 न्यूटन। अब जो हमारा है इधर वाला T2 बराबर हो जाएगा T1 प्लस 10G। T1 कितना है? 500। 10G कितना होगा? 100G को गुना करेंगे तो हो जाएगा 600 न्यूटन। तो ये आ गया 600, ये आ गया 500, ये आ गया 600। तो ऐसे करके तुम टेंशन निकाल सकते हो। अब इसका सर कुछ जुगाड़ है? वो भी है, जुगाड़ भी है। सवाल में हम लोग जुगाड़ देखेंगे, सवाल में हम लोग जुगाड़ देखेंगे, तरीका देखेंगे। चलिए सर सवाल पे आइए। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ T1 T2 T3, मतलब T1 बाय, पीला क्यों आ जाता है बे? चलो T1 और T3 का रेशियो लिखना है। तो ये गौर करो, T1 ऊपर का है ना? हाँ सर ऊपर का है। एक काम करो, देखो जुगाड़ बताते हैं, यहां पे जुगाड़ बताते हैं। T1 निकालना है तो जितना भी मास है 2 3 4, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 को जोड़ के G से गुना कर दो। तो 2 3 2 5 5 4 9, 9G, मतलब हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90। अरे वाह। T2 निकालना है, इसके नीचे जितना मास है जोड़ दो। तो 3 और 4, 3 प्लस 4 यहां है ना, और गुना कर दो G से। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 7G, मतलब हो जाएगा 70। और T3 निकालना है, T3 निकाल लो। T3 के नीचे कितना मास है? एक ही मास है, 4G, मतलब ये हो जाएगा 40। तो किस किस का रेशियो पूछा है? T1 और T3 का। इक्वल टू तो दे ले है। किसका रेशियो पूछा है? T1 बाय T3 का। T1 कितना है? T1 है 90। T3 कितना है? 40। 0 से 0 गया, 9:4 आंसर। 9:4, 9:4। क्लियर है? जुगाड़ समझ में आ गया? कोई एफबीडी का काम पड़ा, कोई इक्वेशन का काम पड़ा नहीं पड़ा। तो नीट के बच्चे के लिए ये है, सिर्फ 11 12 में अगर है आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, आपको सबका बारी बारी से एफबीडी देखना पड़ेगा, तब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना? नीट वाले के लिए नहीं है। चलिए सॉरी, नीट वाले के लिए ही है, 11 12 वाले के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ए मास 6 kg 6 kg है, लटका हुआ है किसी रस्सी से इस एंगल पे और इस एंगल पे।
अरे वाह, ऐसा बात है क्या? जी सर, ठीक है। तो अगर मान लो इस रस्सी पे टेंशन लग रहा है टी, किसी एंगल पे मुड़ गया है, तो टी का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा और इधर वाला मान लो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा एक, और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। एंगल पे है तो दो कंपोनेंट बटेगा कि नहीं बटेगा यार? बटेगा, सब में बटेगा। तो देखो देखो देखो, मान लो टी था, ये वही टी था, टेंशन रस्सी में टेंशन टी था, उसी को लिखे हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस। टी साइन थीटा को 60 के बराबर करो। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन रो वर्टिकल, ये थीटा पूछ रहा है। अच्छा सर, तो कर सकते हो, टी साइन थीटा को बराबर कर दो 60 के, और ऊपर जो है टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा को बराबर कर दो, नीचे mg है ना, तो ये 6g हो जाएगा, तो 6g के बराबर। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। 2 मत लिखो, इसको भी और भी लिख सकते हो, 6g को तुम लिख सकते हो, तो टी कॉस थीटा को लिख सकते हो 60। ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 1 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो 1 को डिवाइड करोगे तो टी साइन थीटा, थोड़ा सा स्पेस दो, स्पेस दो, चलो स्पेस मिल गया। क्या करोगे, 1 को डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, तो टी साइन थीटा बराबर 60 और टी कॉस थीटा भी बराबर 60। डिवाइड करोगे तो टी से टी कट गया, साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, 60 से 60 कट गया, 1 हो गया। थीटा का मान हमको बताओ, आई 5/4, 4/5, 5/6, 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री। क्लियर है? थीटा का मान 45 डिग्री। तो अगर मेरे को दिमाग है, अगर मेरे पास कॉमन सेंस है, हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं चुटकी बजाते इधर ही। क्लियर है ना बउआ? समझ लोगो सवाल को अच्छा, आसानी से कुछ नहीं है सवाल में। चलिए अगला सवाल कह रहा है पुल्ली 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 है, ये पुल्ली है, पुल्ली है, ठीक है। पुल्ली के बारे में भी हम कुछ समझेंगे कंसेप्ट। ये सब जो पुल्ली होता है ना, ये जो पुल्ली है हमारा, ये आइडियल पुल्ली के रूप में हम इसको रूप में लेंगे। इस पुल्ली को हम लोग, ये हमारा पुल्ली है ना, ये होता है मासलेस। मासलेस इस चैप्टर में मासलेस और फ्रिक्शनलेस, मासलेस और हम लोग इमेजिन करते हैं मासलेस और फ्रिक्शनलेस, ये होता है। तो देखो क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी, एंगल फाइंड करना है। गौर करना, अगर यहां पे टेंशन टी लग रहा है, एक ही है ना रस्सी, और टी लग रहा है, यहां भी टेंशन मान लो टी लग रहा है, इसके ऊपर भी टेंशन टी लगेगा, सेम रस्सी है, टेंशन टी है, इसके ऊपर भी टेंशन टी लगेगा, ठीक है सर। तो ये जो टी लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट, एक ऊपर होगा एक इधर होगा। इधर वाला हो जाएगा टी साइन थीटा, ऊपर वाला होगा टी कॉस थीटा। उसी प्रकार से इसका भी इधर होगा एक टी साइन थीटा, और ऊपर भी होगा टी कॉस थीटा, क्योंकि कुछ नहीं तो ये भी थीटा होगा, दोनों थीटा होगा, ठीक है सर। क्लियर है? तो ऊपर हो गया हमारा, ऊपर हो गया हमारा 2t cos थीटा, इधर भी है टी साइन थीटा, इधर भी है टी साइन थीटा, कट जाएगा, इक्विलिब्रियम है। और नीचे क्या होगा, तो नीचे हो जाएगा mg, नीचे क्या लगेगा उस मास का mg। तो हम लोग बराबर कर सकते हैं 2t cos थीटा बराबर mg, कर सकते हैं सर। इस t को भी इसके नीचे mg होगा, तो t बराबर अभी हम लिख सकते हैं mg, t बराबर लिख सकते हैं mg। जब ये इक्विलिब्रियम है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर, तो t बराबर mg लिख सकते हैं। मतलब यहां पे लिख सकते हैं 2mg cos थीटा बराबर mg। मास सेम है, मास बउआ, मास जो है वो सेम है, तो यहां से तुम एक काम कर सकते हो, mg से mg कट गया, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 1/2। तो यहां से तुम थीटा बराबर लिख सकते हो, कितना लिखोगे, cos 0 डिग्री होता है, मतलब 30 डिग्री होता है, √3/2, तो 1/2 के लिए क्या होगा, 60 डिग्री। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है यार, क्लियर है?
कितना होगा 60 डिग्री। क्लियर है? उम्मीद करें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 60 डिग्री पे थीटा का एंगल फाइंड हम लोग कर सकते हैं। नहीं ना होता है, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो 60 डिग्री आया है थीटा, 60 डिग्री 1/2। इसी प्रकार से साइन में जाओगे तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। चले आगे चले, बोलिए, अरे बोलिए। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है इंपल्स और मोमेंटम। तो देखिए क्या होता है इंपल्स और मोमेंटम। चलिए इसके हम समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है, टॉपिक दो मोमेंटम। मोमेंटम देखो, मोमेंटम को हम लोग पी से लिखते हैं फिजिक्स में, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर। मोमेंटम क्या होता है, मान लो किसी को हम एक चाटा मारे, उसको चोट लगा, और इसी चोट लगने को ही तो मोमेंटम कहते हैं। इस कंडीशन का नाम होता है मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम, नुकसान होगा, किसी को नुकसान हो सकता है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P बराबर m गुने v। P बराबर होता है m गुने v, मतलब होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिंपल लैंग्वेज में इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मान लो कि मेरे पास एक बुलेट है, एक बुलेट है और एक ट्रक है। मान लो ये ट्रक है, मान लो ये ट्रक है, जा रहा है, यहां पे कोई आदमी खड़ा है, और ये छोटा सा एक बुलेट है, बुलेट गन का। अब ये आदमी जो है ये ट्रक भी स्पीड से आ रहा है और बुलेट है, सिम बुलेट। अब आदमी जो है किससे डरेगा, ये बुलेट को लेके कोई आदमी है चल रहा है, बोला हम बुलेट लेके आ रहे हैं, उधर से ट्रक लेके आ रहा है। आदमी किससे डरेगा, ट्रक से डरेगा। डरेगा कि नहीं डरेगा यार, बोलेगा अरे ट्रक आ रहा है साला मर जाएंगे, बुलेट तू टमाटा देंगे निकल जाओ। अगर मान लो यही बुलेट है और ये बुलेट किसके साथ है, अपने हथियार के साथ, गन के अंदर। किसके अंदर, गन के अंदर। अब तुम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मतलब सर अगर मान लो सिर्फ बुलेट लेके जा रहे थे किसी को डराने, तो उस बुलेट से डर होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन यही ट्रक है, इसके सामने आएगा, बोलेगा अरे भाई चप जाएंगे मर जाएंगे। ये सोच में आ जाता है, डिपेंड करता है कि बुलेट का मास बहुत कम है, बुलेट का मास बहुत कम है, नुकसान बहुत कम होगा यार। लेकिन ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, नुकसान बहुत ज्यादा होगा यार। लेकिन वही बुलेट को गन से फायर करेंगे, पता चले अरे भाई गन से, गन जब ये सुनेगा गन है आदमी डर जाता है। गन मतलब अब बुलेट से नहीं डर रहा है, उसके स्पीड से डर रहा है। अब बुलेट के मास से नहीं डर रहा है, उसके स्पीड से डर रहा है, पार कर देगा। तो मास और स्पीड दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है मोमेंटम के लिए, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है मोमेंटम के लिए। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के भी होता है और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के भी होता है। कुछ भी होगा मोमेंटम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ भी कमेगा मोमेंटम कमेगा ही कमेगा। क्लियर है? मतलब अगर मान लो कोई ग्राफ दे दे मास और मोमेंटम के बीच का, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है ना? अगर या तो ऐसा ग्राफ दे, वेलोसिटी और मोमेंटम का ग्राफ दे, फिर भी स्ट्रेट लाइन होगा। होगा ना? जी सर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, मानते हैं। अगर मान लो ऐसा ग्राफ कहीं दे, ऐसा ग्राफ कहीं दे, मास और वेलोसिटी का ग्राफ दे और बोल दे मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है, बोल दे हमारा नुकसान कितना होना हो तो वो तय है, मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है, तो इस केस में जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी तक के केस में यहां पे मास था कांस्टेंट, मास को फिक्स किए थे और मास को फिक्स कर दिए और वेलोसिटी बढ़ा दिए तो मोमेंटम बढ़ गया। यहां पहले केस में वेलोसिटी को फिक्स कर दिए, वेलोसिटी इतना ही आएगा, अब इतना ही आएगा। इसी वेलोसिटी से गन भी आ रहा है, इसी वेलोसिटी ट्रक भी आ रहा है,
कांस्टेंट कर दिए। अब उस केस में किससे ज्यादा नुकसान होगा? तो जिसका मास ज्यादा है, किसका है? ट्रक का, तो ट्रक से ज्यादा नुकसान होगा। क्लियर ना? बुलेट है, ट्रक है, दोनों का स्पीड सेम है, अब नुकसान किससे ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। क्लियर है ना? याद रखना ये ग्राफ को। यहां पे मान लो हम लोग मोमेंटम को ही फिक्स कर दिए, नुकसान कितना होना तय है, तो अब इसका ग्राफ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी घटेगा। क्लियर है? क्लियर है ना रे बउआ? बोलो ना यार। यहां पे देखो मास यहां पे आ गया, और वही चीज ये चीज वेलोसिटी यहां पे आ गया। तो मास यहां पे आ गया और इसका एक्स एक्सिस वेलोसिटी यहां पे आ गया। या वेलोसिटी बढ़ेगा, यहां पे है, इसका मास यहां पे है, तो मास घटेगा। तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, ये ग्राफिकल मेथड पता होना चाहिए। ये ग्राफ्स है, ग्राफ है। बात समझ रहे हो ना मेरा? जी सर समझ रहे। तो मोमेंटम समझ गए ना? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? एमवी। एमवी का मतलब क्या होता है? एमवी का मतलब होता है मास गुने वेलोसिटी, मास गुने वेलोसिटी। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब कहीं कहीं वर्ड आता है चेंज इन मोमेंटम, बहुत सवाल पूछता है चेंज इन मोमेंटम से। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इसको लिखते हैं हम लोग डेल्टा पी वेक्टर से। ये होता है चेंज का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम, और ये हमारा इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल माइनस इनिशियल को ही तो बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब जैसे कि मान लो इसका केस देखो, सबसे पहले पहला केस कैसा पूछेगा? पहला केस एग्जामिनर के लिए पूछेगा। मान लो ये दीवार है, ये दीवार है, और यहां पे कोई बॉडी, कोई बॉल एम मास का स्ट्राइक किया और टकरा के फिर वापस आ गया, भी से गया और वापस भी से आया। तो अब यहां से पूछेगा आपको कि चेंज इन मोमेंटम पूछेगा। डेल्टा पी कितना होगा? मेरे को बताओ, कमेंट करोगे तुम लोग, कमेंट करोगे, मेरे को बताओगे। हेलो, तो सुनो ना, वहां नीचे में गार्ड को दे दो ना, हम ले लेंगे उससे। ठीक, तो याद रखना। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो इनिशियली यहां पे गया, तो इनिशियल मोमेंटम पहले निकाल लो। क्या हो जाएगा? मास गुने वेलोसिटी। क्लियर है? वापस स्ट्राइक करके इधर आ गया, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। क्या हो जाएगा? मास, और उसी स्पीड से वापस आया, तो मास गुने वेलोसिटी। लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, इधर गया प्लस और इधर आया माइनस, ये हो जाएगा माइनस एम भी। बात को समझ रहे हो? अब हमको चेंज लिखना है, चेंज लिखना है ना बउआ, तो चेंज लिखना है तो क्या हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल कितना था? माइनस एम भी, तो डेल्टा पी वेक्टर हो जाएगा माइनस एम भी। अब माइनस ये वाला माइनस है, इनिशियल कितना है? प्लस एम भी, सीधे एम भी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? माइनस टू एम भी। कितना हो जाएगा बउआ? माइनस टू एम भी। कितना हो जाएगा बउआ? माइनस टू एम भी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्ट फेंके वापस आया है, रिबाउंड कर गया, रिबाउंड नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 पे देखते हैं। मान लो ये हमारा दीवार है, उसी प्रकार से ये मेरा दीवार है। अरे बोलो ना यार। यहां पे मान लो कोई एम मास का बॉल है, ये स्ट्राइक किया किसी एंगल पे, वापस आया, एम मास का, भी स्पीड से गया था, भी स्पीड से वापस आया, और थीटा दीवार के साथ बनाया। गौर करना, भी दीवार के साथ हम ये केस बता रहे हैं। थीटा किसके साथ बनाया बउआ? दीवार के साथ बनाया। तो यहां पे जो नेट मोमेंटम होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, ये होता है 2mv साइन थीटा। यहां पे जो चेंज इन मोमेंटम आएगा ये आएगा 2mv साइन थीटा। क्या आएगा? 2mv साइन थीटा। कैसे आएगा? मान लो दीवार के साथ बनाया तो ऊपर हो जाएगा, v से आया तो m ऊपर हो जाएगा, v से आया तो ऊपर हो जाएगा v cos थीटा, क्योंकि थीटा है तो v cos थीटा। नीचे गया तो नीचे हो जाएगा थीटा, ये तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा v cos थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा कट गया, और दोनों का इसी डायरेक्शन में आएगा v साइन थीटा, और ये भी होगा v साइन थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mv साइन थीटा। तो याद रख लोगे ना,
इसको याद रख लो, याद रख लो, चेंज इन मोमेंटम होगा 2mv साइन थीटा। अब दूसरा केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 देखो क्या कहता है। मान लो ये बॉल है मास का, स्ट्राइक किया, वापस आया, एम मास का, भी स्पीड से गया और भी स्पीड से आया। अब कहेगा थीटा ये हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, कहां दिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा दिया है, ठीक है सर, तो अब ऊपर हो जाएगा, भी स्पीड से आया है तो इधर हो जाएगा दोनों के लिए 2v cos थीटा, दोनों के लिए ऊपर हो जाएगा v sin थीटा इसके लिए भी, और नीचे हो जाएगा v sin थीटा इसके लिए भी। तो साइन से साइन इस बार कट गया, तो क्या आएगा इस बार चेंज इन मोमेंटम, क्या आएगा, ये आएगा 2mv cos थीटा। इस बार चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, 2mv cos थीटा। अब देखते हैं हम लोग ये हुआ कैसे। जिस बच्चे को वेक्टर का नॉलेज होगा, जो बच्चा वेक्टर जानेगा, वो समझेगा सर ऐसे कैसे कंपोनेंट कर दे, इसका कंपोनेंट ऊपर हो गया, इसका कंपोनेंट नीचे हो गया, ठीक है इसका तो मान सकते हैं ये कंपोनेंट, लेकिन इसका कंपोनेंट ऊपर कैसे हो गया। तो वेक्टर के तरीके से अगर दिमाग लगाओगे तो देखो क्या होता है। मान लो कि ये v से फेंके हैं, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब समझो, तो इधर हो जाएगा, तुम वो v का कंपोनेंट करो, v cos थीटा, नीचे जाएगा v sin थीटा। सेम चीज यहां भी होगा, सेम चीज यहां भी होगा, यहां भी होगा। आगे इसको बढ़ा दो तो नीचे जाएगा और एक आगे बढ़ेगा, तो नीचे अब क्या जाएगा सर, ये थीटा है तो नीचे ये वाला जाएगा v sin थीटा। क्लियर है ना, इसी लाइन पे थीटा है, और इधर क्या जाएगा v cos थीटा। अब देखो v sin थीटा, v sin थीटा का डायरेक्शन सेम है, कट जाएगा। क्यों कटेगा, देखो इसलिए कटेगा क्योंकि हमेशा तुम मोमेंटम क्या लेते हो, हमेशा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखो यहां पे गौर करो, यहां पे गौर करो कि फाइनल मोमेंटम क्या है। मान लो कि y काट दिया तो फाइनल क्या था हमारा, v sin थीटा। चलो लिख लो, तो लिख लो क्या है, v sin थीटा, v sin थीटा। क्लियर है। अब इधर आओ, इनिशियल में क्या था, v sin थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इधर भी v sin थीटा, इधर भी माइनस v sin थीटा, डायरेक्शन सेम है, कट के कितना हो जाएगा, 0। तो इसीलिए हम v sin थीटा को काट देते हैं, इसीलिए हम लोग v sin थीटा को v से काट देते हैं, और v cos थीटा इनिशियल मोमेंटम उधर है। अब चलो ये तो निकल गया। अब चेंज इन मोमेंटम हम लोग x डायरेक्शन वाले लेते हैं, तो इनिशियल क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलो कोई बच्चा जाएगा कि सर आया कैसे, फाइनल मोमेंटम किधर है, देखो फाइनल मोमेंटम किधर है, फाइनल इधर है, माइनस की तरफ है v cos थीटा। तो चलो फाइनल मोमेंटम क्या है, चलो तो फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस v cos थीटा। अब माइनस इनिशियल उधर था तो v cos थीटा, माइनस ऑलरेडी ये वाला माइनस है, ये प्लस में है, तो कितना हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम होगा, ये हो जाएगा -2, अरे v cos थीटा, m कौन लिखेगा, m कौन लिखेगा, सब के बीच में m लिखोगे क्योंकि m भी होता है ना, तो -2mv cos थीटा। क्लियर है, चेंज इन मोमेंटम -2mv cos थीटा। क्या हम वही लिखे हैं, क्या हम वही लिखे हैं, 2mv cos थीटा, माइनस नहीं लगाए हैं क्योंकि वेक्टर के साथ है तो माइनस लगा दो। क्लियर है ना, डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब सेम चीज इसमें भी हम लोग करेंगे, यहां पे भी हम प्रूफ कर लिए कि आ गया कैसे, ऊपर रिजल्टेंट ऊपर नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आसानी होगा कि हम लोग बांट देते हैं, लेकिन वेक्टर का नॉलेज होगा तो कंपोनेंट ऐसे नहीं होगा इसका। चलिए अब इसका करो, इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर होगा और एक नीचे होगा, ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा v cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा v sin थीटा। सेम चीज यहां पे होगा, इधर भी आगे होगा, ये आगे बढ़ रहा है, इधर भी होगा, तो v cos थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा v cos थीटा, इसके आगे क्या हो जाएगा v sin थीटा। क्यों, क्योंकि यहां थीटा बना है। चलिए अब v cos थीटा कट गया, v sin थीटा होगा, सेम प्रोसेस करोगे। इस बार डेल्टा p वेक्टर निकालना है तो p फाइनल माइनस p इनिशियल है। इस बार फाइनल में क्या था, माइनस v sin थीटा, अब माइनस इनिशियल में v sin थीटा, क्या है v sin थीटा। सिर्फ v नहीं होगा,
एम कौन लिखेगा? बार 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 एम को छोड़ रहे हो। एम भी साइन थीटा, अब माइनस एम भी साइन थीटा, माइनस ये वाला माइनस है यहाँ और ये प्लस में है, तो डेल्टा पी वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस 2m भी साइन थीटा। बोलोगे क्यों डायरेक्ट लिखे? लो प्रूफ लो, देखो माइनस 2m भी साइन थीटा लिखे हैं, माइनस 2m भी साइन थीटा, माइनस डायरेक्शन के लिए होता है, तो हमको कोई काम नहीं पड़ेगा अभी, हम डायरेक्ट 2m भी साइन थीटा से यूज कर सकते हैं। तो याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे बउआ? उम्मीद करें आप लोगों से। चलिए, तो ये था हमारा 3 केस, केस 1, केस 2 और केस 3 मोमेंटम के बारे में समझने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, मोमेंटम और इंपल्स के बारे में भी। चलो इंपल्स भी देख लेते हैं एक बार। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स क्या होता है? इंपल्स को समझो, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स आई बराबर, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इंपल्स जो होता है इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। या तो चेंज इन मोमेंटम बोलो या इंपल्स बोलो, या तो चेंज इन मोमेंटम बोलो या इंपल्स बोलो, या तो चेंज इन मोमेंटम बोलो या इंपल्स बोलो। तो इंपल्स बराबर होता है फोर्स गुने टाइम, इंपल्स बराबर होता है फोर्स गुने टाइम, या चेंज इन मोमेंटम बराबर हो जाएगा फोर्स गुने टाइम, क्योंकि इंपल्स ही तो चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स फाइंड बोले चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लो, तो सेम चीज है, दोनों ही सेम चीज है। इंपल्स ही चेंज इन मोमेंटम होता है, इंपल्स ही चेंज इन मोमेंटम होता है। तो इंपल्स बराबर क्या होता है? फोर्स गुने टाइम, फोर्स गुने टाइम। फोर्स गुने टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग बउआ? इंपल्स। क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। या यही होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आते हैं सवाल पे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी इतना, कह रहा है पेनिट्रेट्स, अंदर तक चला गया वुडन ब्लॉक्स में 6 सेंटीमीटर तक। देन एवरेज फोर्स इंपोज्ड बाय द बुलेट, फोर्स पूछ रहा है बुलेट के द्वारा इतना फोर्स। एक बात बता, जैसे ही बुलेट गया कितना सेंटीमीटर तक गया? 6 सेंटीमीटर तक गया। मतलब x का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर, मतलब 6/100, मतलब 0.06 मीटर। क्लियर है? ठीक है सर। बुलेट का स्पीड क्या था? मतलब u कितना है बुलेट का? 100 मीटर पर सेकेंड। तो अंदर जाके स्पीड हो गया 0। फोर्स निकालने के लिए हमको एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि F बराबर लगा देंगे डायरेक्ट m में, F बराबर सीधे लगा देंगे m में। एक्सेलरेशन के लिए हमको एक फॉर्मूला पता है इक्वेशन मोशन का, v² बराबर u² प्लस 2as। s मतलब x दिया हुआ है, यहां से v हो जाएगा 0, तो यहां से तुम लिख सकते हो u² बराबर -2as, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा। ये जो फोर्स में यूज होगा ये होगा रिटार्डेशन। क्यों होगा? क्योंकि माइनस लग गया है। तो याद रखना ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और अगर माइनस लग गया तो ये कहलाता है रिटार्डेशन। क्या कहलाता है? रिटार्डेशन, जिसको आर से लिखते हैं। चलो निकाल लो, तो रिटार्डेशन निकाल लो, बाकी हम इस सबको मिटाते हैं। 0.06 सेंटीमीटर मीटर याद रखना क्या है? 6 सेंटीमीटर मतलब 0.06 मीटर। अब करो u² बराबर, ए निकालना है ना? अच्छा, ए निकालना है, तो ए निकाल लो, ये हो जाएगा u² बाय 2x। ए निकालना है तो 2x नीचे आ जाएगा। u कितना है? 100, तो 100 गुने 100 डिवाइड बाय 2 गुने 0.06 करो, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा 00। अरे वाह, बिल्कुल जाएगा 00। अब काटो तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 50 हो जाएगा। तो कितना होगा? ये हो जाएगा 5 और 6 कटेगा, लिख दो 5/6 गुने 10 के पावर 2, 4, 1, 5, ये आ गया। अब F बराबर ma होता है, तो F बराबर ma, m कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम, मतलब 5 गुने 1000। a कितना दिया है? 5/6 गुने 10 के पावर 5,
तो 3 को तो कटिए जाएगा, तो F बराबर आएगा 25/6 गुने 10 के पावर 3 को कटा तो 2 को बचेगा, 6 चौक 24, 4 है कोई आगे में 417, 417 क्योंकि 6 चौक 24 दशमलव 1 25, 6 1 6, फिर 7 गुने 10 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 417 न्यूटन। तो 417 न्यूटन, क्लियर ना? ये एमपी पीएमटी में आया हुआ है, तो काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा यूज है इसमें, काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले का यूज किया गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बॉल ऑफ मास m मूव्स विद स्पीड v स्ट्राइक्स नॉर्मली विद द वॉल, मतलब ये है वॉल, ये गया ठक से वापस आ गया उसी स्पीड से जिस स्पीड से गया था। तो इसका चेंज इन मोमेंटम होगा कितना होगा? -2mv, बताए हैं ना? कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, तो मोमेंटम से फोर्स निकालना है, तो इंपल्स बराबर होता है फोर्स गुने टाइम, और इंपल्स को ही बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम बराबर फोर्स गुने टाइम। तो यहां से फोर्स बराबर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना आया? -2mv/t। कोई है 2mv/t? माइनस नहीं दिया हुआ, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो याद रखना ये आंसर। क्लियर है ना बउआ? क्लियर है ना? समझ रहे हो ना? चलिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया हुआ इसलिए माइनस प्लस हटा दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है फार्मूला ऑफ ट्रू फोर्स। ट्रू फोर्स का जो फार्मूला है वो मिलेगा सेकेंड लॉ से। कहां से? सेकेंड लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। हम लोग जब कल के क्लास में कोशिश करेंगे सेकेंड लॉ पढ़ने का, तो जब न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे वहां से मिलेगा हमको फोर्स का फार्मूला। क्लियर है? तो फिर हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? A body of mass 0.05 kg is observed to fall with acceleration इतना, अरे वाह एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉल कर रहा है, गिर रहा है, मतलब जी भी लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपोजिंग फोर्स एयर बॉडी, मतलब देखो ये कोई बॉडी है, ये नीचे गिर रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है, तो mg नीचे लगेगा, ऊपर एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, अपोज कर रहा है। तो कह रहा अपोजिंग फोर्स निकालने, मतलब ये ही तो लिख सकते हो एफ एयर, अपोजिंग फोर्स एयर में जो लग रहा है, और नीचे क्या है? mg। लेकिन ऐसे नहीं करोगे क्योंकि नीचे ही बॉल आ रहा है, एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, मतलब ये डोमिनेट करेगा, मतलब ये जो सोचे हुए नहीं होगा, ये हो जाएगा mg माइनस अपोजिंग फोर्स एयर वाला बराबर हो गया ma। ठीक है ना? क्लियर ना? ये सेकेंड लॉ का ही एप्लीकेशन है ये सब क्वेश्चन का, हम लोग नहीं देखें लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो इसको उधर भेज दो, तो एफ एयर वाला उधर चला जाएगा, तो mg माइनस ma, तो m को कॉमन ले लो, g माइनस a। m कितना है? 0.05। g कितना है? g है 9.8 माइनस 9.5। सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा ये मिल जाएगा, अपोजिंग फोर्स जो एयर लगा रहा है। ठीक है ना? तो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन है, क्योंकि सीधे एक्सेलरेशन आ चुका है यहां, तो एक्सेलरेशन सेकेंड लॉ में आता है। ठीक है ना? चलो चलो बउआ, चलो चलो ये देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, बहुत आसान है। वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, इधर होगा कॉस, तो सर ये हो जाएगा 2mv cos थीटा बराबर चेंज इन मोमेंटम। क्लियर ना? अच्छा सर, तो 60 डिग्री दिया हुआ थीटा, तो रख दो, तो 2mv cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना? 1/2, तो हो जाएगा 2mv गुने 1/2, 2 से 2 गया, mv आंसर mv है। तो नीट में पूछा हुआ सवाल है, हलवा सवाल है, नीट में पूछा हुआ सवाल है, तो फिर डरना ही नहीं है, जब समझाने के लिए हम खड़े हैं यहां पे। ये सवाल कर लो, जल्दी से आंसर बताओ मेरे को। ये सवाल में 2006 में पूछा गया है, यहां से बनाया है, मतलब इस बार जो होगा डेल्टा पी वेक्टर चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2mv sin थीटा। याद रख लोगे, अब दोनों के सम बताएं, क्योंकि इस बार इस वाल से बनाया, वर्टिकल से बनाया। तो कितना दिया है? टाइम इतना दिया है, मतलब पूछ क्या रहा है? एवरेज फोर्स। तो फोर्स का चर्चा किया है, मतलब यहां से इंपल्स ही निकलेगा,
और इंपल्स को ही हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम निकालो, फोर्स निकल जाएगा। तो कितना होगा, मास कितना है, इतना है, 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो निकाल लो, डेल्टा पी वेक्टर हो जाएगा 2 गुना मास कितना है 0.5 गुना स्पीड कितना है 12, और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो गुना 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 12 पंचे 60, 6 हो जाएगा मोमेंटम। तो ये आ जाएगा 6, तो 6 बराबर फोर्स गुने टाइम। तो यहां से फोर्स बराबर हो जाएगा 6 बट्टा टाइम। टाइम कितना है 0.25, तो 0 हटेगा, ये हो जाएगा 600 बट्टे 25। क्लियर है ना, क्लियर है ना बुआ। 25 चौके 100 गुने 6, 6 चौक 24, 24 न्यूटन। क्लियर है, समझ रहे हो ना बात को। बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपल्स से ही निकलता है, और इंपल्स को हम लोग चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम निकलेगा, और इसको रख दो इंपल्स के फॉर्मूले में, और यहां से फोर्स निकल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, उम्मीद करें आप लोगों को समझ में आएगा बहुत बेहतरीन से। ये सवाल है, ये सवाल बनाओगे आप लोग होमवर्क के रूप में, ये सवाल को बनाओगे यार। अब इतना फर्जी फर्जी सवाल हम नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। चलो इसको देख लेते हैं। ए बॉल ऑफ मास इतना ग्राम, कह रहा है इंपल्सिव फोर्स निकाल लें, एक्सेलरेशन इतना है, हिट्स बाय अ फोर्स व्हिच एक्ट्स फॉर इतना सेकंड। तो इंपल्सिव फोर्स मतलब इंपल्स निकाल लें। इंपल्स बराबर क्या होता है, फोर्स गुने टाइम होता है। अब देखो फोर्स कितना है, इतना ग्राम है मास, तो 150/1000 किलोग्राम में आ जाएगा। एक्सेलरेशन दिले है तो F बराबर लगा दो m में। m कितना है 150/1000, और a कितना है 20, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 15 दूना 30, 30/10 कितना आ गया 3। तो 3 आ गया फोर्स। टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, मतलब कितना आ जाएगा 0.3। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना बउआ। जी सर समझ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पुल्ली का क्वेश्चन है, तो पुल्ली का कंसेप्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, जुगाड़ से करेंगे, जुगाड़ मेथड से करेंगे। ये पुल्ली का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे पुल्ली का कंसेप्ट, तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना बउआ। चलिए चलिए अभी देखो ये क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है 3 ब्लॉक्स मास m है। तो क्वेश्चन पर कह रहा है कि अपवर्ड फोर्स F लग रहा है ऊपर में, अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक्स, मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड। देखो कह रहा है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मतलब होगा एक्सेलरेशन 0, फोर्स हो जाएगा 0, मतलब 0। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक 2m। 2m पे पूछे या m पे पूछे, कुछ पे पूछे 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0। बहुत आसान सवाल है, सॉल्व करना ही नहीं है, छू के फूक दो, छू के फूक दो। क्लियर है ना बउआ। ये सवाल को भी हम लोग कल देखेंगे। चलिए तो बउआ आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 1 कंप्लीट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं नीट में, कंसेप्ट सीखे हैं कि इंपल्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। बच्चों तो आज हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, बस इतना ही कहेंगे। आज संघर्ष करेंगे, सफलता कल मिलेगा। आज का संघर्ष कल शोर मचाएगा। तो दुनिया आज नहीं जान रही है, इस कोने में बैठ के हम लेक्चर शूट कर रहे हैं, आप किसी कोने में बैठ के पढ़ रहे होंगे, कोई बात नहीं। इस संघर्ष को हम और आप जानते हैं, हम और आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।